Hello everyone, today we discuss practice at 5 4LT English. So guys, if you are preparing for UPLT Good English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TCT, PGT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice paper 5. So first है यहाँ पर राजा राव novel The Cat and Shakespeare can best be described as a historical narrative, a पॉलिटिकल एलिगरी, अ मेटाफिजिकल कॉमेडी, अ बायोग्राफी। ठीक है, आपको बताना है राजा राव का नोवेल है द कैट एंड शेक्सपियर। उसको मतलब वो क्या है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है वो एक, या फिर पॉलिटिकल एलिगरी है, या मेटाफिजिकल कॉमेडी है, या बायोग्राफी है, क्या है। So Raja Rao novel The Cat and Shakespeare is a metaphysical comedy. So C is the right answer. ठीक है, बाकी आपको पता है कंठोपुरा आपके सिलेबस में है इनका, जो इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का क्लासिक नोवेल माना जाता है। ठीक है, और 1938 में वो पब्लिश हुआ था, 1938 में। और जिसमें हीरो है उसका मूर्ति एंड भट्टा, रंगेगौड़ा, रंगमा, रांची, रत्ना, ये कुछ उसके करेक्टर्स हैं। अचक्का द नरेटर है, द नरेटर ऑफ द नोबल, एंड नरसम्मान मूर्ति की माँ है। ठीक है, और कंचमा उसमें एक गॉडेस है। ठीक है, सो ये कुछ करेक्टर्स हैं इस नोवेल के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 2। हीमिंग वे पुलिट्जर प्राइज विनिंग नोवेल वॉज। ठीक है, हीमिंग वे का पुलिट्जर प्राइज विनिंग नोवेल कौन सा था, ये आपको बताना है। फॉर whom द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, सो कौन सा नोवेल है जिसकी वजह से इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। सो ये इनका ओल्ड मैन एंड द सी है। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, आपके सिलेबस में है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है इन 1953 में। सो ध्यान रखना। ठीक है, नोबल प्राइज़ मिला है 1954 में, ये भी ध्यान रखना। आ जाता है क्वेश्चन कि इनको नोबल प्राइज़ कब मिला। पुलिट्जर भी मिला है इनको मतलब 1952 में इनका नोबल पब्लिश हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो 52, 53, 54 तीनों डेट याद रखना इसके कॉन्टेस्ट में। ठीक है, 1953 में फिर पुलिट्जर मिला, फिर 1954 में इनको मिल गया नोबल प्राइज़। ठीक है, ओक पार्क शिकागो अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, है ना। कैचम इडाहो में इनकी डेथ हुई है। एंड ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें एक ओल्ड मैन है सैंटियागो, और जो फिशिंग करता है उसकी और फिश की कहानी है। ठीक है, उसमें मर्लिन फिश का नाम है, और मर्लिन के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कितनी बड़ी है वो, तो 18 फीट लॉन्ग है। ठीक है, ये याद रखना, 18 फीट लॉन्ग फिश है ये मर्लिन। एंड कौन से डे वो उसको फाइनली पकड़ पाता है। ठीक है, मतलब 84 डेज तक इसको कोई फिश मिलती नहीं है, तो ये ध्यान रखना। फिर 85th डे ये है ना ग्रेट वॉल की तरफ चला जाता है, फिर वहाँ पर इसको मर्लिन को ये पकड़ लेता है। फिर 87th डे वो मर्लिन को मारने में मारने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डिड विलियम गोल्डिंग परस्यू हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, विलियम गोल्डिंग ने अपनी एजुकेशन कहाँ की है, किसी यूनिवर्सिटी से, आपको बताना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विलियम गोल्डिंग ने अपनी जो एजुकेशन है वो की थी। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल स्टडी एट विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो जॉर्ज ऑरवेल ने कहाँ पर स्टडी की है ये बताना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इटॉन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो इन्होंने अपनी स्टडी की है इटॉन कॉलेज में। सो ध्यान रखना, बी इज़ द राइट आंसर। जॉर्ज ऑरवेल का वर्क आपके सिलेबस में है एनिमल फॉर्म, जो कि 1945 में आया था। बर्थ प्लेस है इनका मोतीहारी बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इंडिया में, जो अभी बिहार में है ये जगह। ठीक है, सो इंडिया के कॉन्टेस्ट में इनका बर्थ प्लेस पूछा जा सकता है। एंड जॉर्ज ऑरवेल का आप याद रखना, ये एक फिक्सियस नेम है, रियल नेम था इनका एरिक आर्थर ब्लेयर। ठीक है, ये अपना जो है जो अपने वर्क हैं वो अपने इसी नाम से लिखा करते थे। नेक्स्ट है 5। विच ऑफ डिकेंस नोवेल
novel begins with the famous line, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नोवेल है जो इस लाइन से शुरू होता है, आपको बताना है। तो पता है आपको, चार्ल्स डिकेंस इज़ अ वेरी फेमस विक्टोरियन नोवेलिस्ट। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन के राइटर हैं, जो आपको पढ़ना है। और ये किस नोवेल से लाइन ली गई है उनकी, कौन सा उनका फेमस नोवेल है जो जिससे ये लाइन है। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, Oliver Twist, A Tale of Two Cities, Bleak House. So this line has been taken from A Tale of Two Cities. So C is the right answer. ठीक है, ये इनका एक हिस्टोरिकल नोवेल है, तो यहाँ से ये लाइन ली गई है। बाकी ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपको पता ही है, 1861 में, है ना, जिसके करेक्टर्स हैं आपको पता है, पेप, एस्टेला, मैकबेथ, जैगर्स, मिस हैविसम, कॉम्पसन, ये सब है ना, जो गेगोरी, ये सब इसमें करेक्टर्स हैं, तो ध्यान रखना। 6 है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग अपीयर्स इन टॉम जोन्स एज मिस्टर एलवर्दी। ठीक है, टॉम जोन्स के वर्क में मिस्टर एलवर्दी के रूप में यहाँ कौन अपीयर होता है? सैमुअल रिचर्डसन, रैफ एलन, जॉन गे, जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, सो रैफ एलन अपीयर इन टॉम जोन्स एज मिस्टर एलवर्दी। ठीक है, सो यहाँ पे भी एलन है और यहाँ एलवर्दी, डबल एल, ध्यान रखना। 7 है, which of the following collection contain the garden party and the daughter of the late colonel। ठीक है, सो इसमें से कौन सा कलेक्शन है जिसके अंदर आपको गार्डन पार्टी एंड द डॉटर ऑफ लेट कर्नल मिलेगा? इन ए जर्मन पेंसन, प्रील्यूड, द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज एंड समथिंग चाइल्डिश। ठीक है, सो द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज, गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज में आपको ये वर्क मिलेंगे, द गार्डन पार्टी एंड द डॉटर ऑफ लेट कर्नल। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वॉट इज दिस सोमरसेट मॉगम अवार्ड एस्टेब्लिश्ड इन 1947 गिवन फॉर? ऑप्शंस हैं आपके, बेस्ट प्ले राइट इन ब्रिटेन, बेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग बाय एन ऑथर ओवर 40, बेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन बाय ए ब्रिटिश राइटर अंडर 35, बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन लिटरेचर इनटू इंग्लिश। सो बेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन बाय ब्रिटिश राइटर अंडर 35। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, वियर वॉज महात्मा गांधी एसिसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी को, आपको पता है, एसिसिनेट किया गया था, है ना, गोली मार दी गई थी, गोली मार के उनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 में। तो कौन सी जगह है वो? राजघाट दिल्ली, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गांधी स्मृति न्यू दिल्ली, बिरला हाउस मुंबई। सो गांधी स्मृति में, है ना, 1948 में गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, असिसिनेशन हुआ था इनका। ठीक है, 10 है, विच ऐसे बाई रसेल डायरेक्टली क्रिटिक रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, रसेल का, बर्टेंट रसेल का कौन सा ऐसे है जो डायरेक्टली क्या है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो विश्वास है उस पर एक क्रिटिक है। ठीक है, तो आपको पता ही है बर्टेंट रसेल क्या है, उनका वर्क है द रोड टू हैप्पीनेस, द रोड द रोड टू हैप्पीनेस। ये आपके सिलेबस में है, उन्होंने लिखा है, बहुत ही फेमस वर्क है उनका। और इनको ये भी याद रखना कि 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, बर्ट्रैंड रसेल को। ठीक है, तो कौन सा उनका क्रिटिक है जो धार्मिक विश्वास पर उन्होंने किया है? इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वाई वॉट आई बिलीव, फ्री थॉट एंड ऑफिशियल प्रोपागेंडा। ठीक है, सो वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, इनका क्या है, क्रिटिक है ऑन रिलीजियस बिलीफ। सो बी इज़ द राइट आंसर। 11 है यहाँ पर, गार्डिनर बिकेम एडिटर, गार्डिनर क्या बन गए हैं, एडिटर ऑफ द ब्लैक बर्न वीकली टेलीग्राफ इन। तो ब्लैक बर्न वीकली टेलीग्राफ के एडिटर ये कब बने थे, ये आपको बताना, ईयर बतानी है। ठीक है, सो इन 1899, 1899 में इसके ये एडिटर बने थे वीकली टेलीग्राफ में। ठीक है, ब्लैक बर्न वीकली टेलीग्राफ। सो सी इज़ द राइट आंसर, 1899। ठीक है, इनका वर्क आप याद रखना, एजी गार्डनर का वर्क है
इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस इनका ऐसे है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है 12, विच फेमस इंग्लिश राइटर वर्क्स डिड लूकास एडिट। ठीक है, विच फेमस इंग्लिश राइटर वर्क्स डिड लूकास एडिट, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम, सैमुअल जॉनसन, जॉन ऑस्टिन। तो ये चार्ल्स लैम है, चार्ल्स लैम वर्क्स डिड, तो ये चार्ल्स लैम है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ईवी लूका, ईवी लूका इनका नाम है, ईवी लूका, जिनका वर्क है टाइट कॉर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 13, इन 1792 लैम बिकम अ क्लर्क इन विच कंपनी, ठीक है। 1792 में ये लैम में, चार्ल्स लैम किस कंपनी में ये क्लर्क बन गए थे, आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर द साउथ सी हाउस, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द रॉयल सोसाइटी, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो बी इज़ द राइट आंसर। लैम्ब आपको बताइए, चार्ल्स लैम्ब जिनका आपके सिलेबस में ड्रीम चिल्ड्रन है और रोमांटिक एसेइस्ट हैं ये, ठीक है। इनको एज ए प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे के रूप में हम लोग जानते हैं चार्ल्स लैम्ब। तो इनको ध्यान रखना, सो इनको ध्यान रखना, ऐसे ऑफ इलिया के नाम से ये लिखा करते थे अपने वर्क, ये वो इनका पेन नेम है, ठीक है। सो चार्ल्स लैम्ब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, वॉट वॉज स्टील्स मेन एम इन राइटिंग द टैटलर। ये जो टैटलर है इसको लिखने के पीछे इनका मेन उद्देश्य क्या है स्टील का, वो बताना है। प्रमोट सैटायर एंड ह्यूमर, सपोर्ट टॉरी पॉलिटिक्स, प्रमोट ट्रूथ, इनोसेंस, ऑनर एंड वर्च्यू, ठीक है। इनका जो मेन पर्पज़ है टैटलर लिखने के पीछे वो है कि ट्रुथ को प्रमोट करना, इनोसेंस को प्रमोट करना, ऑनर को दिखाना और वर्च्यू दिखाना। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15, हु वॉज एडिशन क्लोज फ्रेंड एंड कोलोबरेटर इन जर्नलिज्म, ठीक है। तो एडिसन के कोलोबरेटर कौन है और उनके क्लोज फ्रेंड कौन है जर्नलिज्म में, आपको बताना है। जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर, रिचर्ड स्टील, ठीक है। सो ये रिचर्ड स्टील है, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु एडमायर्ड बेकन इंटेलेक्ट एंड कॉल्ड हिम द यंग लॉर्ड कीपर, ठीक है। सो बेकन को किसने इंटेलेक्ट कहा है, एडमायर किया है इंटेलेक्ट कह के, और उनको यंग लॉर्ड कीपर कहा। तो जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, चार्ल्स फर्स्ट। सो ये एलिजाबेथ फर्स्ट है, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट, बी इज द राइट आंसर। ये इनको प्यार से द यंग लॉर्ड कीपर कहा करती थी, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बैकन थे इनके फादर जो थे वो लॉर्ड कीपर थे इनके उसमें कोर्ट में, ठीक है। तो ये उनके मतलब लॉर्ड कीपर के बेटे थे बेकन, तो बेकन को फिर ये यंग लॉर्ड कीपर कहती थी। और ये लोगों की स्कूलिंग साथ में हुई थी, एक ही यूनिवर्सिटी में थे, एलिजाबेथ फर्स्ट एंड बेकन, ठीक है। मैंने बेकन की बायोग्राफी वगैरह जब कराई थी तब आपको बताया था। 17 है, वॉट वॉज गिरीश कर्नाड फर्स्ट प्ले, ठीक है। गिरीश कर्नाड का पहला प्ले कौन सा है वो बताना है। तुगलक, हे वंदना, है ना, नागा मंडला, और या फिर यति। सो ये है यति इनका, है ना। सो डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु डायरेक्टेड द ओरिजिनल प्रोडक्शन ऑफ डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ठीक है। इसका डायरेक्ट ये ओरिजिनल प्रोडक्शन किसने किया है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, आर्थर मिलर, इलिया कज़न, कैनिथ रो, मर्लिन मैनोर। सो ये है ना, ये डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये आर्थर मिलर का वर्क है, लेकिन इसको प्रोडक्शन किया है इसका इलिया कज़न ने। सो ध्यान रखना, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये वाला जो नोवेल है, सॉरी ये प्ले जो है डेथ ऑफ सेल्समैन आर्थर मिलर का, इसके लिए इनको पुलिट्जर भी मिला है, पुलिट्जर प्राइज़ मिला है, ध्यान रखना। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर यूजिन ओ नेल्स मास्टर पीस, ठीक है। इनमें से कौन सा वो वर्क है जो यूजिन ओ नेल का मास्टर पीस है। दी हैरी ऐप, ये तो आपके सिलेबस में है, जिसका मेन हीरो यंग है ना। लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट, एना क्रिस्टी, आ वल्डरनेस। तो कौन सा है जो मास्टर पीस माना जाता है इनका, सो इनका मास्टर पीस है लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और याद रखना कि इनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज़ मिल चुका है यूजीन ओ नेल को, ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 20, वॉट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब पिंटर्स यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। पिंटर की जो यूनिक स्टाइल है ना, उसको कौन सा टर्म आप दोगे, पिंटरिज्म, पिंटर्स क्यू, मॉडर्निज्म, थिएटर ऑफ एब्सर्ड।
सो आप इसको क्या बोलोगे, पेंटर्स क्यू। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21, हु इज द सेंट्रल करेक्टर इन द फोर साइड सागा। ठीक है, सेंट्रल करेक्टर बताना है आपको फोर साइड सागा का। आपको पता ही है जो मास्टर पीस बाई जॉन गाल्सवर्दी। तो इसका जो सेंट्रल करेक्टर है वो है जॉलियन फोरसाइट, सोम्स फोरसाइट, माइकल मॉन्ट डिनी। सो सोम्स फोरसाइट इज द सेंटर करेक्टर इन दी फोरसाइट सागा। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो ओपनिंग मतलब इसका जो बिगनिंग जो नोवेल है इसका वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी याद रखना। 22 है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड शो रिसीव। शो को कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था, पुलिट्जर प्राइज, ऑस्कर, नोबल प्राइज इन लिटरेचर एंड ऑस्कर, बुकर प्राइज, नाइटहुड, एकेडमी अवार्ड एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट। कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। सो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो होता है वो होता है आपका नोबल प्राइज़। ठीक है, सो नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर एंड ऑस्कर, ये दोनों मिले इनको, ऑस्कर भी मिला एंड नोबल प्राइज़ भी मिला। सो ध्यान रखना। नेक्स्ट है 23, विच पोइम डिड ड्राइडन राइट इन प्रेज ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, तो ड्राइडन ने बहुत ही फेमस पोइम लिखी थी ओलिवर क्रोमवेल की प्रशंसा में। तो कौन सी पोइम है, ऑस्ट्रिया रिडक्स, हेरोइक स्टेंजास, टू हिज सेक्रेड मजेस्टी द मेडल। ठीक है, सो ये हेरोइक स्टेंजा है। सो याद रखना, बी इज द राइट आंसर। 24 का है, इन सेप्टेम्बर 1598। ठीक है, जॉनसन किल्ड विच एक्टर इन ए ड्यूल। तो 1598 ईयर याद रखना, ये बहुत ही फेमस है। 1598 में इनका ये 1598 में इनका फेमस प्ले आया है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बेन जॉनसन का। तो कौन सा एक्टर ड्यूल में मर गया था 1598 में, रिचर्ड बर्बेस, गैब्रियल स्पेंसर, थॉमस जैकर, जॉन मास्टन। ठीक है, सो ये गैब्रियल स्पेंसर है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 25, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 हाउ मच मनी डज शाइलॉक लैंड टू बेसेनियो। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में कितना पैसा साइलॉक देता है बेसेनियो को। ठीक है, आपको पता ही है कि वो बेलमंट जा रहा है पोर्सिया के लिए, तो वो उससे उधारी मांगने आता है एंटोनियो से। तो एंटोनियो उसको साइलॉक से कर्जा दिलवा देता है। तो कितनी ड्यूकेट उसने दी थी, तो 3000 ड्यूकेट, याद रखना 3000 ड्यूकेट। So C is the right answer. Next at 26, in 12th night or what you will, which two characters attend on Duke Orsino। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 12th नाइट और इसका सब टाइटल है वाइट यू विल। इसमें दो करेक्टर कौन से हैं जो ड्यूक ऑर्सिनो को अटेंड करते हैं, उसको मतलब उसके वो हैं अटेंडेंट हैं, वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, फैबियन एंड फेस्टे, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, मैरिया एंड मॉलवोलियो। सो ये हैं वैलेंटाइन एंड क्यूरियो। सो ए इज़ द राइट आंसर। और आपको पता ही है ट्वेल्थ नाइट इज़ अ वेरी फेमस कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसमें आपको पता ही है वायला है और सेबेस्टियन है, जिस शिपरेक की घटना है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ट्विंस की कहानी है सेबेस्टियन और वायला। 27 है, इन दी ट्रेजेडी मैकबेथ 1606 विच विजन अपीयर्स टू मैकबेथ बिफोर डंकन्स मर्डर। तो डंकन के मर्डर से पहले, है ना, मैकबेथ ट्रेजेडी में ये मैकबेथ को कौन सा विज़न आता है, किस चीज़ का विज़न आता है। तो पहले बता दूं मैं, मैकबेथ आपको पता ही है बहुत अच्छे से। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले है और ट्रेजेडी में है। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी उन्होंने लिखी थी, जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। 4 ग्रेट ट्रेजेडी उनकी हैं, उनमें से ये एक है मैकबेथ, जो सबसे छोटी ट्रेजेडी उनकी मानी जाती है। 1606 1606 में ये इनकी आई। और तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सपना, विजन होता है सपना, दिखाई देता है मैकबेथ को। मैकबेथ इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी। तो डंकन का मर्डर करने से पहले इसको कौन सा सपना, मतलब क्या दिखाई देता है ये बताना है। क्राउन दिखाई देता है, डैगर दिखता है, ब्लडी घोस्ट या फिर शॉर्ट। तो इसको एक डैगर आता हुआ दिखाई देता है अपनी तरफ। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाई वॉलकॉट वॉन द ओबी अवार्ड इन 1971। ठीक है, कौन से प्ले को, इन वॉलकॉट है ना, इनको कौन से प्ले को ओबी अवार्ड मिला था इन 1971 में, ये आपको बताना है। सो पेंटोमाइम, टी जीन एंड हिज ब्रदर्स, ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन। ठीक है, ये याद रखना आप, ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन पर की वजह से इनको ओबी अवार्ड मिला था इन 1971।
सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच यूएस यूनिवर्सिटी डिड ए रामानुजम सर्व एज विलियम ई कॉल्विन प्रोफेसर। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने विलियम ई कॉल्विन प्रोफेसर सर्व किया है, ये बताना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी दे रखी हैं, हार्वर्ड है और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन और ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ए रामानुजम सर्व एज विलियम ई कॉल्विन प्रोफेसर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच वॉज कमला दास फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन इन इंग्लिश। ठीक है, कमला दास का कौन सा मतलब फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन आपको बताना है। ठीक है, तो इनके जो फेमस कलेक्शन है वो हैं यहाँ पे द डिसेंडेंट, द समर इन कैलकाटा, द ओल्ड प्ले हाउस, द सायरन्स। सो फर्स्ट बताना है। ठीक है, फर्स्ट इनका पोइट्री कलेक्शन है द सायरन, सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आया कब था? इन 1964, 1964 में। ठीक है, 1964 में ये आया था। समर इन कैलकाटा इनका 1965 है ना, 1965 में है। डिसेंडेंट इनका आया था 1967, 1967 में। और इनका द ओल्ड प्ले हाउस, ये सभी इनके फेमस हैं 1973, 1973 में। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सायरन्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 31, विच अवार्ड डिड एजिकल रिसीव इन 1988। 1988 में कौन सा अवार्ड मिला है एजिकल को? निज़ीम एजिकल, ठीक है, जिनका स्कॉर्पियन है आपके उसमें पोई में, झुम्पा नहीं, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको 1983 में। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना आ जाता है। 1983 में मैंने साहित्य अकादमी मिला था और 1988 में इन्हें पद्म श्री मिला है। ठीक है, सो ये याद रखना, पद्म श्री 1988। नेक्स्ट है यहाँ पे 32, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाई टैगोर। ठीक है, कौन सा नेशनल एंथम है जो टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, जनगण मन, अमान, सोनार बंगला, बोथ ए बी और नन, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनगण मन है ये, लेकिन जनगण मन को पहले इन्होंने बंगाली में लिखा था, तो बंगाली में इसको अमार सोनार बंगला बोलते हैं, फिर बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, जनगण मन के नाम से, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, फ्रॉस्ट वॉन दी पोलिटिजर प्राइज फॉर पोइट्री 4 टाइम्स। ठीक है, फ्रॉस्ट है ना, फर्स्ट को 4 बार पोइट्री में पुलिट्जर प्राइज़ मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एमंग हिज पुलिट्जर विनिंग वर्क्स। तो ऐसा कौन सा वर्क है जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर नहीं मिला है? उनके जो पोइट्री कलेक्शन है, जैसे न्यू हैम्पशायर, इसके लिए उन्हें पुलिट्जर मिला, इस तरीके से। तो कौन सा कलेक्शन नहीं है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 कलेक्शन इनके दे रखे हैं, जैसे कलेक्टेड पोइम्स 1931, न्यू हैम्पशायर 1924 में मिला पुलिट्जर। अब फर्दर रेंज के लिए भी इन्हें पुलिट्जर मिला है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1940, इसके लिए नहीं मिला। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 4 टाइम पुलिट्जर ओ नेल को भी मिला है, मैंने आपको बताया था, है ना, ओ नेल, उनको भी 4 पुलिट्जर मिले थे, सो ध्यान रखना। नेक्स्ट है 34, विच पोइट वाज नॉट मैंसनड एज एन इन्फ्लुएंस ऑन डिकिंसन। ठीक है, सो कौन सा पोइट है जिसका इन्फ्लुएंस डिकिंसन पर देखने को नहीं मिलता है, ये बताना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन कीट्स, एमिली ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ठीक है, सो एमिली ब्रॉन्टे का इम्पैक्ट इन पर देखने को नहीं मिलता है ना, बाकी सबका है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 35, विटमैन्स पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, ये बहुत फेमस है इनका। लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ईयर बतानी किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था। सो ध्यान रखना 1855 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है 36, विच ऑफ दीज नोवेल्स वाज रिटिन विच ऑफ दीज नोवेल्स वॉज रिटिन बाई फिलिप लार्किन। ठीक है, इनमें से कौन सा नोवेल है जो फिलिप लार्किन के द्वारा लिखा गया है? अंडर द वोल्केनो, जिल, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लकी जिन। ठीक है, सो ये जिल है, जिल,
जिल वॉज रिटेन बाई फिलिप लार्किन, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37, विच जॉब helped Hughes in closely observing animals later influencing his poetry। ठीक है, तो कौन सी जॉब थी ह्यूज की जो जिसमें वो क्लोजली क्या करते थे, एनिमल को ऑब्जर्व किया करते थे। ठीक है, ऑब्जर्व किया करते थे एनिमल्स को, लेटर इन्फ्लुएंसिंग हिज पोइट्री, और बाद में उसका जो है इन्फ्लुएंस उनकी पोइट्री पर देखने को हमें मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जो टेड ह्यूज हैं, इनकी जो पोइट्री हैं ज़्यादातर एनिमल्स, बर्ड्स, इनके ऊपर ही हैं, है ना। तो स्कूल टीचर, किलर किन लंदन, वर्कर एट लंदन जू, तो लंदन जू में इन्होंने काम किया था। तो जू में कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, चिड़िया वगैरह और जानवर। तो उनको ये वहाँ पे ऑब्जर्व किया करते थे और वही इनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 38, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ ऑर्डन फर्स्ट पोइट्री बुक पब्लिश इन 1930। तो ऑर्डन की फर्स्ट पोइट्री की जो बुक आई थी वो आई थी आपकी 1930 में। ठीक है, उसका टाइटल क्या था ये बताना है आपको। द ऑरिटर्स, पोइम्स, शील्ड और ये सब, लुक स्ट्रेंजर, पोइम्स। तो उसका टाइटल था पोइम्स, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 39, हु बिकेम इलियट लाइफ लॉन्ग मेंटर। ठीक है, इलियट के लाइफ लॉन्ग मेंटर कौन बन गए थे आफ्टर मीटिंग हिम इन 1914। 1914 में उनसे मिलने के बाद मतलब उनके लाइफ लॉन्ग मेंटर बन गए। कौन है ये, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयसी, इजरा पॉन्ड, डब्ल्यू बी ईट्स। तो ये इजरा पॉन्ड है। ठीक है, इजरा पॉन्ड क्या है, उन इलियट के लाइफ लॉन्ग मेंटर बन गए। तो आपको पता ही है कि इलियट एक अमेरिकन इंग्लिश पोइट हैं। बाद में ये इंग्लैंड मूव कर गए। ठीक है, 1914 में ये इंग्लैंड मूव कर गए और वहाँ पर फिर सेटल हो गए। एंड 1927 में 1927 में इन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, मतलब ब्रिटिश नागरिक बन गए। सो इजरा पॉन्ड इनके मेंटर हैं, सो ध्यान रखना। नेक्स्ट है 40, क्वेश्चन नंबर है 40, ईट्स को फाउंडेड द राइमर्स क्लब इन 1890 विद। ठीक है, जो ईट्स हैं वो राइमर्स क्लब के को फाउंड, मतलब उन्होंने जो राइमर्स क्लब था उसको को फाउंड किया 1890 में, किसके साथ किया ये एक्चुअली आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके 4, लेडी ग्रीगोरी थी, अर्नेस्ट रे, जेम सिंह, फ्लोरेंस फ्लर। सो ये अर्नेस्ट रे हैं। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। इनके साथ इन्होंने ये क्लब को फाउंड किया है, ये याद रखना, क्लब। नेक्स्ट है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड आर्नोल्ड लेटर विदड्रॉ फ्रॉम पब्लिकेशन। ठीक है, तो कौन सा वर्क है जिसे आर्नोल्ड ने विदड्रॉ कर दिया पब्लिकेशन से, है ना। पहले पब्लिश किया लेकिन बाद में हटा दिया। सो एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोइम्स, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42, विच कलेक्शन इज कंसिडर ब्राउनिंग फाइनेस्ट पब्लिश्ड इन 1855। ठीक है, कौन सा कलेक्शन है ब्राउनिंग का जो फाइनेस्ट, मतलब उनका बेस्ट कलेक्शन माना जाता है, जो कि 1855 में पब्लिश हुआ। ठीक है, सो ये मैन एंड वोमेन है, मैन एंड वोमेन उनका फाइनेस्ट कलेक्शन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मैन एंड वोमेन। नेक्स्ट है 43, विच पोएम वॉन टेनिसन द चांसलर गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज। तो टेनिसन की कौन सी पोएम थी जिसके लिए उन्हें चांसलर गोल्ड मेडल मिला था कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, तो इन्होंने एक पोएम लिखी थी स्टार्टिंग में ही, जब इन्होंने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया था 1827 में। तो 1829 में इन्होंने एक पोएम लिखी थी टिम्बकटू। ठीक है, ये रही टिम्बकटू, इसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44, विच वर्क बाई कीट्स बिगिन विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, कौन सा वर्क है कीट्स का जो इस लाइन के साथ उसकी शुरुआत होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, की जो सुंदर चीज़ होती है हमेशा के लिए क्या होती है, आनंददायक होती है, हमेशा के लिए, मतलब वो
मतलब आपको जॉय देती है, सुंदर चीज़। तो ठीक है, ब्यूटी को ये मानते थे। सो लेमिया, एंजीमियन, हाइपेरियन और ऑनिग्रेशियन, कौन सी है वो पोइम? सो इनकी पोइम है एंटीमियन। ठीक है, एंटीमियन की ओपनिंग लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। वेरी फेमस लाइन है ये। बहुत सारे जहाँ भी किड्स हैं वहाँ पर ये पूछ ली जाती है एग्जाम में। विद होम डिड शैली इलोप इन अगस्त 1811। ठीक है, तो इलोप आप समझते हैं भाग जाना, तो किसके साथ ये इलोप कर गए थे 1811 में, 1811 में? मैरी गॉडविन, क्लेयरमॉन्ट, हैरिट वेस्ट ब्रूक, एलिजाबेथ पिलफोर्ड। तो ये हैरिट है ना, हैरिट वेस्ट ब्रूक, इनके साथ कॉलेज में थी और ये इनके साथ 1811 में एलॉप कर जाते हैं। ठीक है, भाग जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं और शादी के बाद व्हेन शी प्रेग्नेंट, ये अगेन मैरी गॉडविन इसके प्यार में फिर पड़ जाते हैं। ये इन्होंने बहुत ही गलत हरकत की थी जिसकी वजह से इनको लाइफ लॉन्ग अपना गिल्ट रहा था कि जो हैरिट के साथ इन्होंने किया। ठीक है, हैरिट को इन्होंने छोड़ दिया, फिर मैरी से इन्हें प्यार हो गया, फिर मैरी के साथ ही भाग जाते हैं। तो यही कर रहे थे शैली। नेक्स्ट है 46, आफ्टर हुम वॉज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो किसके बाद इन्हें लॉरेट बनाया गया इंग्लैंड का, ये बताना है। ठीक है, तो ये हैं आपके रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी के बाद इनको पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया इंग्लैंड का इन 1843। ठीक है, 1843, 1843 में। एंड इनके बाद बनते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, नेक्स्ट है 47, विच पोइम इज कंसिडर ग्रेज मास्टर पीस। कौन सी पोइम है जो ग्रे की मास्टर पीस मानी जाती है? तो आपके सिलेबस में है वो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रे ग्रे की कौन सी पोइम है आपके सिलेबस में है और वो उनका मास्टर पीस है। सो उनकी फेमस एलर्जी, एलर्जी रिटिन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। ठीक है, मैं लाइन बाई लाइन पढ़ाई है मेरे चैनल पर, इसके कंप्लीट एमसीक्यूज मैंने कराए हैं और ग्रे के बारे में भी पढ़ाया है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। और इनकी ये दोनों फेमस हैं पोइम, ये भी याद रखना, दी बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। ठीक है, ये ऑड के एग्जाम्पल हैं, पिंडारिक ऑड हैं ये दोनों इनकी, तो ये भी एग्जाम में आ जाती हैं। 48 है, विच पोइम मेड अलेक्जेंडर पोप फेमस इन 1712। ठीक है, तो 1712 में आपको पता है कि इनकी कौन सी पोइम आई है ना, रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक। सो सी इज़ द राइट आंसर, इसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड डन सीक्रेटली मैरी एंड मूर। ठीक है, कौन सी ईयर में ये जो डन है, यहाँ पे ये जॉन डन की बात हो रही है, जॉन डन ने मैरी एन मूर से सीक्रेटली शादी कर ली, किस ईयर में? 49 का बताना है। सो इन 1601, सो सी इज़ द राइट आंसर, 1601 में। ठीक है, इनकी पोएम है कैनोनाइजेशन, द कैनोनाइजेशन। उसमें ये कहते हैं कि मुझे मेरी बिलव से प्यार करने दो, मतलब फॉर गॉड से तुम लोग कुछ मत कहो, मुझे बस प्यार करने दो, ऐसे करके उनकी ये मेटाफिजिकल पोएम है द कैनोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 50, हु इज़ पोर्ट्रेड एज द सेंट्रल फिगर इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, तो जॉन मिल्टन के द्वारा सेंट्रल मतलब बुक फर्स्ट का सेंट्रल फिगर कौन है? एडम, ईव, सैचन, राफेल। हु इज़ द सेंटर फिगर इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन? ठीक है, सो सैटन इज पोर्ट्रेड एज द सेंट्रल फिगर इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सो सी इज द राइट आंसर, सैटन है। ठीक है, नेक्स्ट है 51, हु सैड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट। ठीक है, ये किसने कहा था? इस किसका स्टेटमेंट है कि सोनेट जो है मिल्टन के हाथ में क्या बन गई हैं? ट्रम्पेट बन गई हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ये ऑप्शन हैं आपके, फोर, बर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन। तो आपको पता है वर्ड्सवर्थ सैड। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है ये, वर्ड्सवर्थ सैड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट। नेक्स्ट है 52, सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर, द स्माइल, द सिमली, सॉरी यहाँ पे लिख रहा है सिमली, सिमली इन लाइन 11, लाइक टू द डार्क एट ब्रीक ऑफ डे राइजिंग सिम्बलाइज। ठीक है, तो उन्होंने 11 लाइन में सिमली का यूज़ किया है
वहाँ पे वो ब्रीक ऑफ द डे मतलब लार्क कहते हैं, वो लार्क लाइक टू द लार्क मतलब लार्क की तरह एट ब्रीक ऑफ डे राइजिंग। ये जो लाइन उन्होंने यूज़ की है किसको सिंबलाइज करती है ये बताना है, ठीक है। डार्कनेस एंड डेथ, ये सब प्राइड एंड एरोगेंस, होप एंड, तो होप है ना, होप एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, इसको वो सिंबलाइज करती है। मतलब वो यहाँ पर क्या करते हैं एक्चुअली, जब वो डिप्रेस हैं, पोइट काफ़ी डिप्रेस हैं इस सोनेट के अंदर, लेकिन जब वो अपनी बिलवर्ड को याद करते हैं तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, ठीक है, एक मतलब होप, एक होप आना। तो वो क्या उस होप की तुलना वो इस लार्क पक्षी से करते हैं। ये जो लार्क है ना, यहाँ पर लार्क वर्ड का यूज हुआ है, एक चिड़िया का नाम है। वो चिड़िया जो मॉर्निंग में अपनी आवाज़ से पूरी मतलब सुबह मतलब रात को जगाती है, सोए हुए होते हैं लोग, लेकिन इसकी आवाज़ से सब पूरा दिन जो है एकदम से चमक उठता है। तो जैसे सब लोगों के अंदर एक नई होप और नई स्पिरिचुअलिटी का संचार होता है, वैसे ही तो यहाँ पे सिमली का उन्होंने यूज़ किया है। और ये जो लार्क है ये होप एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट का प्रतीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 53, शेक्सपियर वॉज वरीड, है ना, इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, ठीक है। शेक्सपियर को कहाँ बरीड किया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च में। स्टेट फोर्ड अपॉन एवॉन, स्टेट फोर्ड अपॉन एवॉन में उन्हें बरीड किया गया था। ओल्दो हिज मोनूमेंट वॉज इरेक्टेड, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो मोनूमेंट है ना, उनका मोनूमेंट कहाँ बनवाया गया है? तो ये वेस्ट मिनिस्टर एवी, ग्लोब थिएटर या न्यू पैले प्लेस या नन। तो ग्लोब थिएटर तो आपको पता है जहाँ उनके ड्रामा परफॉर्म होते थे, है ना, तो वहाँ थोड़ी ना उनको वरीड किया जाएगा। और न्यू पैलेस उनके घर का नाम था। तो वेस्ट मिनिस्टर एबी में उनको दफन किया गया था, मतलब उनका मोनूमेंट बनाया गया था। दफन तो उनको होली ट्रिनिटी में किया गया था। नेक्स्ट है 54, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायलॉग एंड मोनोलॉग। यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायलॉग है और मोनोलॉग है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो डायलॉग हैज़ टू स्पीकर एंड मोनोलॉग ओनली वन, ठीक है, सिंपल डिफरेंस है। डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच में होते हैं ना, तो उसमें टू स्पीकर होते हैं, और जो मोनोलॉग होता है ना उसमें सिंगल स्पीकर होता है, ठीक है, क्योंकि मोनो का मतलब ही क्या होता है? सिंगल। तो सिंगल स्पीकर होता है, तो बस यही डिफरेंस है। सो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 55, विच लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल लेटर्स। तो कौन से लेटर्स हैं जो पर्सनल लेटर से अलग होते हैं? ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, लेटर टू पेरेंट्स और लेटर टू फ्रेंड। तो लेटर टू फ्रेंड्स आप बोलो चाहे लेटर टू पेरेंट्स बोलो, ये कोई फॉर्मल लेटर नहीं है, मतलब पर्सनल लेटर है ये, है ना। आप अपने फ्रेंड को लिखते हो या पेरेंट्स को लिखते हो तो ये पर्सनल लेटर की कैटेगरी में आ जाता है। और इनफॉर्मल लेटर्स भी पर्सनली होते हैं ना, इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पर्सनल नहीं है ना, तो फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आपके पर्सनल लेटर नहीं होते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 56 है, आइडेंटिफाई करना है आपको पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड आफ्टर। आफ्टर का आपको ग्रामेटिकल क्लास बताना है इन दिस सेंटेंस। आई मेट हिम द डे आफ्टर। तो यहाँ पे जो आफ्टर है ये क्या है? ठीक है, आफ्टर बताना है। कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो यहाँ पे जो आफ्टर आया है ये सी एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 57, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। उसकी अक्ल घास चरने गई है। तो ही हैज़ गॉन टू ग्रेज घास, क्या वो वाकई में घास खाने जाएगा? नहीं। मतलब एक तो ये एक मतलब एक अलंकृत भाषा होती है ना, कि उसकी अक्ल घास चरने गई है। हिज ब्रेन ही हैज़ गॉन फॉर ग्रेजिंग ग्रास, है ना। ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। तो इसका मतलब क्या है कि उसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ उसकी अक्ल घास चरने गई है, मतलब माइंड जो है सेंटर में नहीं है। तो ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, है ना, आउट ऑफ फोकस है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, महिका अपनी माँ के समान सुंदर है। तो महिका इज़ ब्यूटीफुल लाइक हर मदर, महिका इज़ ब्यूटीफुल जस्ट लाइक हर मदर, ठीक है। महिका इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर बुक में बोथ ए एंड बी आपका दिया हुआ है, करेक्ट है, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 59, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसको करना है। मोहन ने मुझे रुलाया।
मोहन ने क्या किया है, मुझे रुलाया। मोहन कंपेल्ड मी टू क्राई, मोहन बीट मी टू क्राई, मोहन मेड मी क्राई, मोहन गेव मी क्राइंग। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, मोहन ने मुझे रुलाया का जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी मोहन मेड मी क्राई। सो सी इज़ द राइट आंसर। 60 है यहाँ पर, द एग्जेक्टिव रिलेटेड टू इनवेड इज, है ना। तो जो एडजेक्टिव इनवेड से रिलेटेड है कौन सा है यहाँ पर, तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इन्वेसिव, इन्वेडेड, इन्वेजन, इन्वेडिस। ठीक है, सो इन्वेसिव हो जाएगा। इन्वेड भी है एडजेक्टिव है और इन्वेसिव भी है, सो ए इज़ द राइट आंसर। 61 है, फ्रॉम चाइल्ड द करेक्ट एडजेक्टिव इज। तो चाइल्ड आपको पता है नाउन हो गया आपका, है ना, चाइल्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। चाइल्ड का एडजेक्टिव क्या बनेगा, चाइल्ड लाइक, चाइल्ड फुल, चाइल्डिश। तो चाइल्ड लाइक भी सही है, चाइल्डिश भी सही है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा डी, है ना, बोथ बी एंड सी। बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। फिर है यहाँ पे 62, रॉन्गली गिवन प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल, जैसे आपका जो नाउन होते हैं, नाउन की, है ना, नाउन को हम कैसे देखते हैं कि ना वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना, उसका ग्रामेटिकल क्लास ऐसे देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग जो है ना, पेयर, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे क्विज, क्विजेस, कोरम, कोरम्स, कोटा, कोटाज, रेडियो, रेडियो। तो यहाँ पे कोरम, कोरम्स गलत है, बाकी सब सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 63, शी विल नॉट कम अनलेस यू डैश हर। ये कंडीशन सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल है। जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो मेन क्लॉज होती है वो फ्यूचर में बनती है आपकी, और जो इफ़ क्लॉज होती है या फिर इफ़ से शुरू होती है या तो इफ़ क्लॉज, या कभी कभी अनलेस से भी शुरू होती है, तो वो एक ही बात है। तो जो अनलेस वाली जो क्लॉज होती है, मतलब इफ़ क्लॉज, वो आपकी सिंपल प्रेजेंट में बनती है, और ये इधर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे यू के साथ इनवाइट हो जाएगा, है ना, सो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी 64 है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मतलब, और ये वाला जो सेंटेंस है ये आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है, ये कैसे भी इसको बनाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे 63, 64, दिस सिचुएशन कॉल्स डैश इमीडिएट एक्शन। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। तो कॉल के साथ कौन सा यहाँ पे पार्टिकल आएगा, जैसे एट है, विद है, फॉर है, ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सिचुएशन कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, ज़रूरत होना, है ना, नीड या डिमांड। तो ये सिचुएशन को क्या ज़रूरत है, इमीडिएट एक्शन, मतलब इमीडिएट एक्शन करने की ज़रूरत है। कॉल्स फॉर हो जाएगा, है ना, सो सी इज़ द राइट आंसर। 65 है, ही वॉज एकम्प्लिश डैश ऑल द आर्ट। वो सभी आर्ट्स में क्या है, एकम्प्लिश्ड है। एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है कुशल होना, है ना, निपुण होना, मतलब एक तरह से एक्सपर्ट होना। तो ही वॉज एकम्प्लिश्ड इन हो जाएगा, है ना, इन। जब ऐसा कोई वर्ड आए ना कि वो हर चीज़ में मतलब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के बाद भी इन आता है और एकम्प्लिश्ड के बाद भी इन आता है, ठीक है, सो ध्यान रखना। 66 है, ऑफ ऑल द कंट्रीज चाइना हैज़ दी डैश पॉपुलेशन, लेस पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेस का क्या बनेगा, ठीक है। ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज़ में चाइना के पास क्या है, जो पॉपुलेशन है उसका लेस का बताना है कि कौन सा, मतलब ये डिग्री में जाएगा आपका, कंपैरेटिव में जाएगा, सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में। तो यहाँ पे ना आपका सुपरलेटिव का यूज़ होगा, तो लीस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67, माई ब्रदर वॉन एन अवार्ड फॉर बीइंग डेस बेस्ट स्पेलर इन आवर स्कूल। तो यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा फॉर बीइंग दी बेस्ट स्पेलर, सो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 68 का है, ट्रांसफॉर्म टू कॉम्पेरेटिव, दिस इज़ द लीस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। तो कॉम्पेरेटिव बनाना है आपको इसका, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को कॉम्पेरेटिव में, और यहाँ पर ही सुपरलेटिव है, तो ये हो जाएगा कॉम्पेरेटिव, दिस बुक इज़ लेस इंटरेस्टिंग दैन एनी अदर बुक आई हैव रीड, ठीक है, ये बन जाएगा, ए ही करेक्ट है यहाँ पर, ये कॉम्पेरेटिव हो गया इसका। नेक्स्ट है 69, जस्टिस एज वेल एज लव ऑफ ए मदर, ठीक है। जस्टिस उसी प्रकार माँ का प्यार क्या है, वांटिंग है। तो यहाँ पे वर्ब लगानी है, कौन सी आएगी, सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो जस्टिस एज वेल एज लव ऑफ ए मदर इज़ वांटिंग,
ठीक है, ए हो जाए, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 70 है फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंस, तो दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड आपको बनाना है। ठीक है, सो ही इज़ रिच, ही इज़ एनएफपी, मतलब वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। ठीक है, तो गरीब होता और फिर खुश नहीं होता तो बात समझ में भी आती, लेकिन जब वो अमीर है और फिर खुश नहीं है तो क्या हो गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ होगा, यानी कि मतलब है ना, कंट्रा सिचुएशन जो है अलग है। जैसे ही इज़ रिच, वो अमीर है, बच बट क्या है, वो अनहैप्पी है, तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ही इज़ रिच एंड अनहैप्पी, एंड से भी कंपाउंड बन जाता है, बट से भी, तो बट वाला करेक्ट हो जाएगा ना, ही इज़ रिच बट अनहैप्पी। बाकी बाकी सब गलत हैं, बी करेक्ट है। 71 है कंबाइन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर डज ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका। ये फोर ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, आई डोंट नो वेयर डज ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, वेयर ही लिव्स ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउन क्लोज हमें बनानी है, सो आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस, कोलम्बस वॉज अ फेमस सेलर, ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, वो क्या था, फेमस सेलर था, उसने, वो एक इटालियन था और उसने अमेरिका की खोज की। ठीक है, तो कोलम्बस, कोलम्बस और जो सेलर है और ये जो इटालियन वर्ड है, ये सब किसके लिए यूज़ हुए हैं, कोलम्बस के लिए हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक ही नाउन के लिए, मतलब जब यूज़ होता है तो उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका, सो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 73, चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑब्जेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज़ करना है। आई सॉ अ मैन ही वॉज सिंगिंग, ठीक है, मैंने एक आदमी देखा वो गा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, आई सॉ अ मैन सिंगिंग, आई सॉ ए मैन सिंगिंग, है ना, पार्टी मतलब पार्टिसिपल का हमें यूज़ करना है, तो मैन के बाद यहाँ पे सिंगिंग आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, सो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, 74 है, ही सेड आई विल गो टू स्कूल दैट टूडे, तो उसने कहा कि मैं आज स्कूल जाऊँगा। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ही सेड ही विल गो टू स्कूल दैट डे। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे विल दे रखा है तो यहाँ विल का वुड हो जाएगा, है ना, तो विल का वुड हो जाएगा, ही सेड ही वुड गो टू स्कूल, और टूडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, तो बी करेक्ट है, ही सेड ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। बाकी तो गलत है, ही गोज, ही सेल आ रहा है यहाँ पे, गलत है। 75 है, व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो इसका पैसिव बनाना है कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये, इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डायरेक्ट वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ इसका पैसिव बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, सो ए इज़ द राइट आंसर। 76 है, व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ द सेंटेंस शी वॉज राइटिंग लेटर। ठीक है, इसका पैसिव बनाना है कि वो राइटिंग मतलब लेटर लिख रही थी। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, लेटर्स वर रिटिन बाई हर, लेटर्स वर बीइंग रिटिन बाई हर, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, बैंकेट हो गया, बैंकेट हो गया, बैंक मतलब बैंकेट ही लिखा हुआ है, करेक्ट वाला कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो BANQUET, BANQUET, तो ये बैंकेट वाली, ये ए वाली सही है, ए इज़ द राइट आंसर। 78 में भी है, आपको देखना एक्सेसिबल, एक्सेसिबल की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, करेक्ट वाली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्सेस, ACESS, एक्सेस हो गया, फिर IBLE और लगा दो उसमें, एक्सेसिबल हो जाएगा, है ना।
तो ए वाली करेक्ट है एक्सेसिबल की, बाकी तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, ए करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 79, विच सेंटेंस इज करेक्ट, ऑन मंडे वी विल विजिट द म्यूजियम। ठीक है, मंडे को हम क्या करेंगे, म्यूजियम जाएंगे, म्यूजियम की विजिट करेंगे। तो कौन सा करेक्ट है सेंटेंस यहाँ पर, ऑन मंडे वी विल विजिट द म्यूजियम, ऑन मंडे वी विल विजिट, है ना, ऑन मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे पंचुएशन की मतलब एरर है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन मंडे के बाद क्या है, यहाँ पे कॉमा आएगा, अब यहाँ पे कॉमा है लेकिन यहाँ पे दा नहीं लगाया है, और यहाँ पे ये जो है कैपिटल में भी नहीं लिखा हो, मतलब सी वाला करेक्ट है। 80 है यहाँ पे, विच सुफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग रियल्म रूल्ड बाई अ किंग। तो मतलब वही है कि किंग में कौन सा सुफिक्स लगे जिससे कि ये वर्ड जो है अभी क्या है, नाउन है, मतलब ये वो बन जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, बेसिकली ये बताना है। तो किंग में हम जब डम लगा देंगे, DOM डम, तो ये बन जाएगा किंगडम। तो किंगडम क्या होता है, वो रियल्म होता है जो एक राजा के द्वारा किया जाता है। 81 है, विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म ए वर्ड मीनिंग फॉल्स नेम। ठीक है, तो जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पर नेम, अब नेम में हम कौन सा प्रीफिक्स ऐड करें कि फॉल्स नेम के लिए वो वर्ड बन जाए। ठीक है, तो शीडो, ना, पायरो, क्वासी, अल्ट्रा, तो आपको पता है सीडोनिम, सीडोनिम आपने सुना होगा, सीडोनिम क्या होता है, फॉल्स नेम होता है, नकली नाम, है ना। अब तो बहुत जान जान गए होंगे कि एलटी में इतने सारे राइटर हैं कि वो अपने सीडोनिम से लिखते हैं। तो सीडोनिम होता है आपका फॉल्स नेम, तो आपने न्यू निम में कौन सी प्रीफिक्स लगाई, सीडो, तो आपका बन गया सीडोनिम, मतलब फॉल्स नेम। 82 है, विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म ए वर्ड मीनिंग रीड, रोड नेक्स्ट टू अ मेन वन। ठीक है, तो फ्रॉम वाई वे, तो वे में कौन सा प्रीफिक्स लगाए कि इसका मीनिंग निकला है, रोड नेक्स्ट टू ए मैन वे, मैन वन, सो बाई वे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, टू बीट अ रिट्रीट मीन्स, तो वही ईडियम फ्रेजेज हैं यहाँ पे, है ना, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, क्या है इसका मतलब, टू बीट अ रिट्रीट, टू फाइट ब्रेवली, टू गो बैक, टू आर्ग्यू स्ट्रांगली, टू ट्रैवल अब्रॉड, तो ये टू गो बैक हो जाएगा, है ना, बी इज द राइट आंसर। 84 है, द ईडियम अ थैंकलेस जॉब मीन्स, ये भी ईडियम है ना, थैंक्स लेस जॉब क्या होगी, विदाउट एनी क्रेडिट, वेल पेड वर्क, इजी टास्क, इंटरेस्टिंग वर्क, बताओ इसका क्या होगा, विदाउट एनी क्रेडिट, ए इज द राइट आंसर। 85 का है, द फ्रेज ऑल एंड सनड्राई मीन्स, ये जो ऑल एंड सनड्राई है इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्टेड पीपल, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, वेल्दी क्लास, क्लोज फ्रेंड। तो ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, सो बी इज द राइट आंसर। हिंदी में बोलूँ तो प्रत्येक। ठीक है, ऑल एंड सनड्राई का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। नेक्स्ट है 86, एक्ट ऑफ किलिंग वन वाइफ इज कॉल्ड, है ना, वाइफ को मारने का जो एक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रीसाइड, इजोरीसाइड, पैरिसाइड, फेमिसाइड। तो आपको पता ही है मैट्रीसाइड, साइड मतलब एक ऐसी सुफिक्स है जिसका मतलब होता है किलिंग, मतलब लैटिन वर्ड है, लैटिन सुफिक्स है ये जिसका मतलब होता है किलिंग। तो जहाँ भी ये वर्ड होता है तो किलिंग होता है उसका मतलब, है ना, तो अब चाहे मैटर में लगा दो तो मैट्री साइड बन जाएगा, तो माता की हत्या। यूजोरी साइड में आपने लगा दिया तो हो गया पत्नी की हत्या। पैरी साइड में आपने लगा दिया है ना, तो पैरी साइड मतलब पेरेंट्स की हत्या। ऐसी फेमिसाइड मतलब फीमेल की हत्या। तो वाइफ का जो वाइफ की हत्या को कहते हैं यूजोरीसाइड, सो बी इज द राइट आंसर। 87 है, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन इज कॉल्ड। ठीक है, सो कलेक्शन वाइल्ड एनिमल के कलेक्शन को कहते हैं एवेरी, मिनेजरी, एक्वेरियम, एपेरी, सो मिनेजरी कहते हैं इसको। ठीक है, सो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है वर्ड मिनेजरी, इसमें कलेक्शन होता है वाइल्ड एनिमल्स का। ठीक है, अवेरी आपको बताइए चिड़ियाओं को रखा जाता है, चिड़ियाओं को रखने का स्थान होता है। एपेरी मक्खियों को रखने का स्थान होता है। एक्वेरियम आपको पता है ऐसा पॉन्ड होता है जिसमें पानी भरा होता है, फिश वगैरह को उसमें कैप्चर करके रख दिया जाता है। ठीक है, घर में डेकोरेशन के काम में आता है। 88 है, चर्लिस, चूज द एंटोनिम, तो यहाँ पे कुछ एंटोनिम सिनोनियम है ना। चर्लिस मतलब होता है असभ्य, है ना, चर्लिस,
तो इसका एंटोनिम क्या होगा ये बताना है। तो चलिस का बोरिस, तो इसका सिनोनियम हो गया बुरी, मतलब गवार होता है एक तरह से, है ना, गवार, ब्यूकॉलिक, रूड, इल मैनर्ड, जिसमें तमीज़ नहीं है, असभ्य इंसान। और इसका एंटोनियम उल्टा हो जाएगा इसका कोर्टियस, कोर्टियस होता है सभ्य। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे एबंडेंस। एबंडेंस मतलब क्या होता है, प्रचुरता। तो इसका भी एंटोनियम बताना है ना। प्रचुरता का एंटोनियम क्या होगा, कमी हो जाएगी किसी चीज़ की। तो प्लेंटी माने भी अधिकता होती है, ओवरफ्लो मतलब भी ओवरफ्लो हो गया ना, अधिकता हो गई। तो इसका जो एंटोनियम बन जाएगा वो बन जाएगा स्कार्सिटी, है ना। सी इज़ द राइट आंसर, है ना। एक्सेस माने भी अधिकता होती है, तो स्कार्सिटी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे पॉसिटी माने भी कमी होना किसी चीज़ की। 90 का है द सिनोनिम ऑफ ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब होता है दोष लगाना या कोई कलंक लगाना, है ना। तो इसका सिनोनिम बताना है आपको। सिनोनिम मतलब सेम नेम। तो प्योरिटी, इम्पेकेबल, क्लीननेस, है ना। तो स्टिग्मा हो जाएगा। स्टिग्मा होता है कोई कलंक या कोई धब्बा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 91। इन कमला मार्केंडिया टू वर्जिन विच सिस्टर अंडर गोज एन इनर जर्नी ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो कमला मार्कंडेय का पता ही है आपको, नोवेल है टू वर्जिन, जिसमें ललिता सरोजा की कहानी है। ललिता जो कि उसको हीरोइन बनना है, मॉडलिंग करनी है, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है। ठीक है, लेकिन उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है ना। शहर चली जाती है, मिस्टर गुप्ता एक डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, उसको सेड्यूस करते हैं, है ना। उसका कैरियर बर्बाद कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो उसको हीरोइन बनना था। और सरोजा जो है काफ़ी समझदार है, और ये थोड़ी सी ये गांव की लड़की है, मतलब सीधी सादी है, भोली वाली, गांव गांव टाइप की है। ये मॉडर्न है, ये इसको इसको है ना शहरी, मतलब इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों बहनों के माध्यम से कमला मार्कंडेय ने इनमें कंट्रास्ट दिखाया है, गांव में और शहर में। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। ये मैच्योर है ना। और ये देवराज है ना, ये इसका असिस्टेंट है मिस्टर गुप्ता का, तो ये भी इसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, और ये मिस्टर गुप्ता ललिता को सेड्यूस करता है इसमें, इस नोवेल में। ठीक है, तो ये जो नोवेल है इसमें लेस्बियन के चार्जेस लगे थे कमला मार्कंडेय के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, सरोजा। 92 है विच वर्क बाई रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इज एमंग द फर्स्ट पॉपुलर बुक टू प्रेजेंट हाइकिंग एंड कैंपिंग एज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, 92 का बताओ। ठीक है, सो ऑप्शंस हैं आपके, ये पैटागोनिया एंड आई इनलैंड वॉइस, ट्रेवल्स विद डंकी इन द सीवनेस, बिटर लेमन। सो सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेवल्स विद अ डंकी इन द सीवनेस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। हु ऑथर्ड मार्गरेट फुलर 1920 अ बायोग्राफी यूजिंग अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेज। ठीक है, मार्गरेट फुलर एक बायोग्राफी है जिसमें साइकोलॉजिकल अप्रोचेज लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया था। ठीक है, 1920 में। तो किसने इसको लिखा है ये बताना है। सो कैथरीन एंथनी, लिटन स्टर्ची, वर्जीनिया वूल, प्लूटार्क। ठीक है, सो कैथरीन एंथोनी इसकी राइटर हैं। कैथरीन एंथोनी ऑथर्ड मार्गरेट फुलर 1920 अ बायोग्राफी। ठीक है, ये बायोग्राफी थी यूजिंग अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेज। नेक्स्ट है 94। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल नहीं है। तो ट्रेजी कॉमेडी आप समझते हो, ट्रेजी कॉमेडी का मतलब होता है कि ऐसा प्ले जिसके अंदर ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा प्ले है जो ट्रेजी कॉमेडी नहीं है। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस उनका ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों मिलेंगी इसमें। विंटर टेल में भी क्या है, ट्रेजी कॉमेडी दोनों हैं, टेम्पेस्ट में भी दोनों हैं। इनका जो हेमलेट है, हेमलेट क्या है, इनका प्योर ट्रेजेडी है। ठीक है, सो ये ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर। हु रोट द फ्रॉग। फ्रॉग्स किसने लिखा था ये बताना है आपको। प्लेटस, टेरेंस, एरिस्टोफेंस, मॉलियर। ठीक है, सो ये एरिस्टोफेंस,
एरिस्टोफेंस रोट द फ्रॉग, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है क्लासिकल राइटर हैं ये, क्लासिक ग्रीक राइटर हैं जो मतलब स्टार्टिंग में जो ये ट्रेजेडी और ये जो कॉमेडी है इनकी सबकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ग्रीक से हुई है। तो ये ग्रीक राइटर हैं, इन्होंने इस मतलब प्ले को लिखा था। नेक्स्ट है 96, विच अर्ली ड्रामा टाइप यूज्ड एलिगोरिकल करेक्टर्स लाइक सिन एंड वर्च्यू। ठीक है, तो पहले मतलब इंग्लिश ड्रामा था, उसमें एलोगोरिकल करेक्टर लाइक सिन, है ना, वर्च्यू यानी कि पाप, पाप और गुण जैसी क्वालिटीज़ को एज ए करेक्टर दिखाया जाता था नाटकों के अंदर। तो वो कौन से प्ले होते थे ये बताना है, जैसे मिस्ट्री प्ले हो गया, इंटरल्यूड हो गया, मॉरलिटी प्ले हो गया, ट्रेजिक कॉमेडी हो गई। तो ये ना आपके मॉरलिटी प्ले है ना। मॉरलिटी प्ले में क्या होता है कि जैसे करेक्टर्स को ना मतलब एज ए मतलब किसी करेक्टर को लेके मतलब दिखाया जाता है कि ये सिन का प्रतीक है यानी कि पाप का, तो पाप करेगा तो उसके साथ कैसा होगा। किसी करेक्टर को वर्च्यू का सिंबल दिखाया जाता है, जैसे कि वो अच्छाई अच्छे काम कर रहा है तो वो मतलब वर्च्यू है। तो इस तरीके से करेक्टर्स को दिखाया जाता था जिससे लोगों को सीख मिल सके कि अच्छाई का नतीजा क्या होता है, बुराई का नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, जैसे राम रावण युद्ध, जिसमें क्या दिखाते हैं कि राम को अच्छाई का प्रतीक माना गया है ना, राम को वर्च्यू कह सकते हैं हम, और रावण को हम क्या बोल सकते हैं, सिन का प्रतीक हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके की मॉरलिटी प्ले हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 97, विच ऑफ दीज इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट मेजर मॉडर्न बायोग्राफी। ठीक है, तो कौन सी इनमें से फर्स्ट मेजर मॉडर्न बायोग्राफी मानी जाती है, मॉडर्न बायोग्राफी है। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, कन्फेशन ऑफ बाई सेंट ऑगस्टाइन, आइंस्टीन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स, द लाइफ ऑफ जॉन लेनन। ठीक है, सो ये लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन की डेथ के बाद इनके फ्रेंड थे, है ना, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है जिसको मेजर मॉडर्न बायोग्राफी माना गया है। और ये इतनी बार ये एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके राइटर मुझे बताना, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन किसने लिखी थी। ठीक है, वो कौन से राइटर हैं जिन्होंने ये इतनी फेमस बायोग्राफी लिखी है। क्योंकि जो सैमुअल जॉनसन थे ना, उन्होंने सबकी ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब सबकी बायोग्राफी लिखी थी 52 पोइट्स की, आपको पता होगा एमिनेंट पोइट में, है ना। तो इनके मरने के बाद उन्होंने फिर इनकी लिखी, तो इसलिए इतना मेजर मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी आखिर किसने लिखी थी, है ना। तो उसका राइटर का नाम बताना। नेक्स्ट है 98, विच फॉर्म ऑफ एलेजी यूजेज सीफर्ड एंड रूरल सेटिंग सिम्बॉलिकली। ठीक है, तो एलर्जी की कौन सी फॉर्म है जिसमें सीफर्ड्स का मतलब सेफर्ड्स वगैरह जो गडेरिए वगैरह होते हैं, और रूरल सेटिंग का मतलब है ग्रामीण ग्रामीण परिदृश्य, है ना, ग्रामीण जो व्यू होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो मॉडर्न एलर्जी, कॉमिक एलर्जी, पर्सनल एलर्जी, पेस्टोरल एलर्जी। ये तो पेस्टोरल एलर्जी में क्या होता है कि ये सीफर्ड और ये रूरल सेटिंग रहती है। ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 99, होमरिक सिमली आर करेक्टराइज्ड बाय। होमरिक सिमली क्या होती है ये बताना है यहाँ पे। ब्रीफ एंड कंसाइज कंपैरिजन, डिटेल्ड एंड एक्सटेंडेड कंपैरिजन, यूज़ ऑफ मेटाफर्स, साइंटिफिक एनालॉजीज। ठीक है, तो ये जो होमरिक सिमली होती है वो आपकी ब्रीफ, डिटेल्ड एंड एक्सटेंडेड कंपैरिजन होता है। ठीक है, एक तो नॉर्मल जो कंपैरिजन होता है वो होता है हमारा सिमिली। ठीक है, सिमिली में क्या होता है, हम बोल देते हैं कि शी इज़ लाइक, मतलब किसी लड़के की जैसे बहादुरी की तुलना करनी है हमें, तो हम बोलेंगे ही इज़ लाइक अ लॉयन। तो ये सिमिली हो गया। लेकिन इसी को अगर हम मतलब इसको बहुत ज़्यादा जब एक्सटेंड कर दिया जाता है तो फिर वो होमरिक सिमिली उसको कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 100, क्वेश्चन नंबर है 100, वॉट राइम स्कीम इज़ कॉमन इन बैलेड स्टेंजा। तो बैलेड मतलब स्टेंजा में कौन सी राइम स्कीम कॉमन होती है। तो आपको पता है कि बैलेड स्टेंजा 4 लाइन की होती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें ए, बी और सी और बी, ये कॉमन राइम स्कीम होती है। यानी कि जो पहली वाली जो लाइन है वो आपकी, यहाँ पर लिख देती हूँ ऊपर, 1 2 3 4, ये जो पहली वाली लाइन है आपकी ये तीसरी से राइमिंग करेगी,
और ये जो दूसरी वाली है ये चौथी से राइम करेगी, मतलब ये दूसरी और चौथी सेम होती हैं, बी और ए और ये तीसरी वाली सी होती है। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे आएगा ABCB। ठीक है, सो ये मेन राइमिंग स्कीम यही होती है, लेकिन वैसे बहुत सी बेलाड ऐसी भी हैं जिनमें आपको ये राइमिंग स्कीम भी मिलती है, AB। तो ठीक है, तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वैसे, लेकिन यही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101, विच पोइट डिस्क्राइब्ड ब्लैंक वर्स। ठीक है, कौन से पोइट ने ब्लैंक वर्स को एज इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट राइम, ठीक है, इंग्लिश हीरोइक वर्स के रूप में डिस्क्राइब किया है ब्लैंक वर्स को। ठीक है, सो शेक्सपियर हैं ऑप्शन में आपके, मिल्टन है, कीट्स हैं। ठीक है, तो ये मिल्टन है, मिल्टन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिल्टन ने क्या किया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्लैंक वर्स एज इंग्लिश हीरोइक वर्स। तो ब्लैंक वर्स में उन्होंने अपना एपिक लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने ब्लैंक वर्स, मतलब वो ब्लैंक वर्स में लिखा है, तो इसीलिए इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट राइम बोला जा रहा है, क्योंकि जो ब्लैंक वर्स होती है उसके अंदर राइम नहीं होती। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा मिल्टन। नेक्स्ट है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हॉरेशियन ऑड। ठीक है, इनमें से कौन सा हॉरेशियन ऑड का एग्जाम्पल है ये बताना है। ऑड टू ए नाइटिंगल, ऑड टू द वेस्ट विंड, द बार्ड, ऑड ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड टू नाइटिंगल, ऑड टू द वेस्ट विंड, ऑड टू द वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरेशियन ऑड, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 103, विच अमेरिकन पोइट, नेक्स्ट है यहाँ पे 103, विच अमेरिकन पोइट वॉज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग इमेजिज्म इन इट्स अर्ली फेज। ठीक है, सो कौन से अमेरिकन पोइट हैं जो सबसे ज़्यादा उन्होंने ये इमेजिज्म है इसको प्रमोट किया है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इजरा पॉन्ड, T.S. इलियट, वॉलेस स्टीवंस। ठीक है, सो ये इजरा पॉन्ड है। इजरा, जहाँ भी ये इमेजिज्म इमेजिस्ट मूवमेंट आए तो आप ध्यान रखना, इजरा पॉन्ड, T.S. इलियट, ये सब इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, सो यहाँ पे इजरा पॉन्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104, विच क्रिटिक कॉइन द टर्म इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, इम्प्रेशनिज्म ये जो टर्म है किस क्रिटिक ने कॉइन किया है ये आपको यहाँ बताना है। चार्ल्स बॉडलेयर, लुइस लेरॉय, स्टीफेंस मालरेम, जॉन रस्किन। ठीक है, सो लुइस लेरॉय ने ये इम्प्रेशनिज्म टर्म कॉइन किया है, लुइस लेरॉय ने। ठीक है, सो याद रखना। नेक्स्ट है 105, विच फिलोसोफर आइडियाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। किस फिलोसोफर के आइडियाज़ ने इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड को इन्फ्लुएंस किया है मुख्य रूप से। तो सिगमंड फ्रॉड, अल्बर्ट कैमू, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स। तो अल्बर्ट कैमू, ठीक है, अल्बर्ट कैमू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ठीक है, इन्होंने अपना मिथ ऑफ सिसिफस लिखा था इन 1942 में। नेक्स्ट है 106, कंसेंसिज्म 1970 a philosophical foundation for post colonial African identity was written by। किसके द्वारा इसे लिखा गया है? सुक्वेम निक्रूम। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 107, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स वॉज रिटेन बाय वर्जीनिया वुल्फ यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इनमें से कौन सा नोवेल है जो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करके? यूलिसेस, पैसेज टू इंडिया, मिसिस जॉलोवे, सन एंड लवर। सो मिसिस जॉलोवे, ठीक है, आपके सिलेबस में मिसिस जॉलोवे जिसमें मेन प्रोटागोनिस्ट है क्लैरिसा, क्लैरिसा है ना। तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है उन्होंने। क्लैरिसा जो हैं वो कभी मतलब कभी वो अपने बचपन के बारे में सोचती हैं, कभी कभी अपनी शादी मतलब अपने प्रेजेंट में आ जाती हैं, कभी पास्ट में चली जाती हैं। तो इस तरीके की टेक्निक होती है ये कि मतलब इसमें जो थॉट्स हैं मतलब जो इनर फीलिंग्स हैं उनका फ्लो चलता रहता है इंसान के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे 108, विच एनलाइटमेंट इरा राइटर पार्टली इंस्पायर्ड द डिकाडेंट मूवमेंट। ठीक है,
तो एनलाइटमेंट इरा के कौन से राइटर ने डिकाडेंट मूवमेंट को पार्टली इंस्पायर किया है, ये बताना है। तो वोल्टेयर हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, रूसो हैं, डाइड्रॉट हैं। तो ये मॉन्टेस्क्यू हैं, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू एनलाइटमेंट इरा राइटर हु पार्टली इंस्पायर्ड द डिकाडेंट मूवमेंट। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 109, हु वॉज द फर्स्ट टू एम्फेसाइज द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द रेनेसा। ठीक है। दंते, पेचार्क, लियोनार्डो विंची, जियोवानी पिको डेला मिरांडोला। So Giovanni Pico della Mirandola was the first to emphasize the dignity of humankind during the Renaissance. So D is the right answer. Next है यहाँ पे 110, which event in 1666, ठीक है, 1666 में कौन सी इवेंट है जिसने डिवास्टेट मच ऑफ लंदन, लंदन को डिवास्टेट कर दिया था, यानी मतलब ध्वस्त कर दिया था एक तरह से। तो ये ग्रेट फायर ऑफ लंदन है, ठीक है, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये 1666, 1666 में। नेक्स्ट है 111, इन विच प्ले डिड जॉन ड्राइडन क्रिएट द रूल्स फॉर हीरोइक ड्रामा। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, उनका कौन सा ड्रामा जिसमें उन्होंने रूल क्रिएट किए हैं अपने हीरोइक ड्रामा के लिए, मतलब रूल बताए हैं कि ड्रामा कैसा होना चाहिए। ठीक है। सो द इंडियन एम्पर, द राइवल क्वींस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ऑल फॉर लव। सो ऑल फॉर लव तो आपके सिलेबस में जो कि 1678 में पब्लिश हुआ था, है ना, 1678, याद रखना 1677 में ये लिखा गया था। द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें उन्होंने रूल्स बताए हीरोइक ड्रामा के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 112, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स 1800 बाई वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड इनका पब्लिश हुआ था 1798 में, है ना, 1798 में, और उसी के पब्लिकेशन के साथ ही आपका रोमांटिक एज शुरू हो जाता है। फिर बाद में उन्होंने 1800 में इसका प्रीफेस पब्लिश कराया। तो जो प्रीफेस है उसका क्या इंपॉर्टेंट था ये बताना है। तो इट एस्टेब्लिश्ड रोमांटिसिज्म एज ए फिलोसॉफिकल मूवमेंट। इट डिक्लेयर दैट पोइट्री शुड बी अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो इसने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी इंसान मतलब जो पोइट्री है वो फीलिंग्स मतलब होनी चाहिए उसके अंदर, ये इन्होंने इसमें बताया और ये स्थापित किया। नेक्स्ट है यहाँ पे 113, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज़ नोन फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन देयर राइटिंग। तो कौन सी ऑथर हैं जो इसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है अपनी राइटिंग में। ठीक है, तो आपको पता है वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने लिखा है मिसेस डॉलोवे, वो इनका स्ट्रीम कॉन्शियसनेस का पर ही आधारित है इनका नोवेल। ठीक है, जिसमें क्लैरिसा है, वो अभी मैंने बता रही थी मैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल है, इसको आप मतलब ये अगर ऑप्शन में ये ना आके अगर ये लिखा हो कि साइकोलॉजिकल नोवेल है उनका, तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल नोवेल कह लो या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि जो साइकी है, साइकी मतलब होता है हमारा माइंड, तो माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको हम साइकोलॉजी में रखते हैं, तो इसलिए इसको साइकोलॉजिकल भी बोलते हैं और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। 114 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वॉज नॉट पार्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑथर है जो मतलब पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट का पार्ट नहीं है। थॉमस पिंचॉन, कर्ट वॉनगट, ग्राहम ग्रीन, जॉन बेनवाइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ग्राहम ग्रीन नहीं है पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट से एसोसिएटेड, बाकी सभी हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ग्राहम ग्रीन ने एक नोवेल है जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, बैचलर ऑफ आर्ट, उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, ये आप याद रखना। ठीक है, जो R.K. नारायण का नोवेल है बैचलर ऑफ आर्ट, उसका इंट्रोडक्शन ग्राहम ग्रीन ने लिखा है, और ये पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट का पार्ट नहीं है। 115 है, हु सेड द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग। ये किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट है, इसको कहा था बेन जॉनसन ने। ठीक है, और कहा किसके कॉन्टेस्ट में था, जॉन डन। ये जो ये है ना जॉन डन, का पूरा नाम नहीं लिखा यहाँ पे,
जॉन डन जो कि आपकी मेटाफिजिकल पोइट हैं, उनके कॉन्टेस्ट में बोला था उन्होंने कि फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग। नेक्स्ट है 116, विच एनलाइटमेंट थिंकर प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन से एनलाइटमेंट थिंकर हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया? वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। ठीक है, तो रूसो, रूसो हैं ये, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 117, विच पोइम इज एसोसिएटेड विद क्रिस्टिना रोसेट्टी। क्रिस्टिना रोसेट्टी से कौन सी पोइम एसोसिएटेड है? द ब्लेस्ड जैमुजल, द लेडी ऑफ शैलोट, गॉबलिन मार्केट, इन मेमोरियम। तो को पता है इन मेमोरियम और लेडी ऑफ शैलोट तो टेनिशन की हैं, तो दोनों पोइम तो है नहीं। द ब्लेस्ड जैमुजल एंड गॉबलिन मार्केट में से एक है, तो गॉबलिन मार्केट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 118, सेक्सुअल पॉलिटिक्स अ पायनियरिंग फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक वॉज रिटन बाय। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? कैट मिलेट, बेटी फ्रेडन, एलनी शॉल्टर, जर्माइन ग्रियर। तो ये कैट मिलेट के द्वारा लिखा गया है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 119, विच publication was central to spreading the ideas of the Oxford movement। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को स्प्रेड करने में जो पब्लिक मतलब सेंट्रल रोल किसका था? द स्पेक्टेटर, ट्रैक फॉर द टाइम्स, द क्वार्टरली रिव्यू, द टाइम्स। ठीक है, सो ट्रैक फॉर द टाइम्स, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 120, विच जर्मन राइटर ऑथर्ड द मॉन्क अ गॉथिक हॉरर नोवेल। ठीक है, कौन से जर्मन राइटर हैं जो द मॉन्क, ये नोवेल का नाम है, द मॉन्क अ गॉथिक हॉरर नोवेल की राइटर हैं। ठीक है, सो फ्रेडरिक सिलर, ETA हॉफमैन, मैथ्यू ग्रिगोरी लुइस गॉथ। तो मैथ्यू ग्रिगोरी लुइस हैं जिन्होंने ये द मॉन्क अ गॉथिक हॉरर नोवेल लिखा है। ठीक है, सो गाइज ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, ये आ गई आपकी आंसर की, है ना। आप इसको पोज करके अपने आंसर चाहो तो चेक कर लेना। You can recheck your answer and any questions if I make wrong। ठीक है, सो आप इसको पोज करके इसका फ़ोटो वगैरह लेके आप अपने क्वेश्चंस को है ना रीचेक कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस पेपर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।